हेलो एवरीवन। डेट है आज की 1 जनवरी 2025 और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही शॉर्ट सिंपल स्वीट सा चैप्टर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। तो सबसे पहले व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आउटलाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। एंड ये साथ में रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड उनके राइट्स एंड ड्यूटीज। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वन इज इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अदर वन इज इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो जिसका कि ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है, उसे हम बोलते हैं इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन उसे बोलते हैं जो विच इज इनैक्टेड इन अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में अगर लिखा है तो उसे बोलेंगे इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जांपल अमेरिका और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो इवोल्यूशनरी इन नेचर है, मतलब जो इवॉल्व हो रहे हैं टाइम के साथ, जिसमें कि बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि लॉज, रूल्स, कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस, जुडिशियल डिसीजंस, सभी को मिला दे तो उसे बोलेंगे इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। उस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बिटवीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि वैसा कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज बीन रिटन इन अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। सिंगल डॉक्यूमेंट में अगर रिटन है, जैसे कि इवॉल्व्ड, जैसे कि इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे ही बोलते हैं हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर रिटन है, सिंगल डॉक्यूमेंट में अगर लिखा है, इनैक्टेड है, तो उसे बोलेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वैसे कॉन्स्टिट्यूशंस जो कि जिसमें कि बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, रूल्स हैं एंड जुडिशियल डिसीजंस हैं, सभी को मिला दें तो उसे बोलेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है वो। तो द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नॉट रिटन इन अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिटन इन सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट उसे बोलेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलेंगे जिसमें कि पावर्स डिवाइडेड है बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। जबकि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलेंगे जिसमें कि नेशनल गवर्नमेंट के पास पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, पावर डिसेंट्रलाइज नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रशिया, ब्राजील। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे। अभी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है या यूनिटरी है? तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नीदर फेडरल है नॉर यूनिटरी है। यूनिटरी भी है, फेडरल भी है। तो फेडरल है इन नेचर विथ यूनिटरी बायस, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है। अभी इसके बाद है प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि जो प्रोसीजर्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, वो अच्छे से डिफाइंड हैं, वेल डिफाइंड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उसे हम बोलेंगे प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन। उनके जो सिटीजन हैं उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, जो डिटेल्ड प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज लिखे हुए हैं, प्रोसीजर्स लिखे हैं, तो उसे बोलेंगे प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वैसे कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि डिटेल्ड प्रोसीजर्स नहीं लिखे हैं, प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, गाइडिंग इन नेचर है, तो उसे हम बोलेंगे प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं जिसमें कि अमेंडमेंट अगर करना है तो उसमें स्पेशल प्रोसीजर लगता है, तो उसे बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि वैसे कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि सिंपल प्रोसीजर लगता है उसे अमेंड करने के लिए, जैसे कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि स्पेशल रेजोल्यूशन लग रहा है अगर, फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट के लिए, तो इसे बोलेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लग रहा है तो इसे बोलेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया क्या क्या है? तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंथेसिस ऑफ बोथ। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ आर्टिकल्स वैसे हैं जिन्हें की अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर लगता है, डेट इज स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। जबकि कुछ कुछ जो प्रोसीजर्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, उनको अमेंड करने के लिए सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है,
तो इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंथेसिस ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। तो सबसे पहले तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट है। इसमें 395 आर्टिकल्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 आर्टिकल्स थे, डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। अभी इसमें 470 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अभी इसके रीजंस क्या हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स? तो पहला रीजन है वास्टनेस ऑफ द कंट्री, कंट्री वास्ट है, डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज्यादा है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। यूएसए में सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज थे, मतलब लॉयर्स लोग थे, इसलिए ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और भी रीजंस हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, वेल डिफाइंड फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी हैं, तो इन वजहों से भी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और रीजन है कि बिकॉज इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से डिराइव्ड है, इसलिए भी। तो पहला हो गया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड फीचर, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी आए हैं, बहुत सारे अदर प्रोविजंस डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी आए हैं, सो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। थर्ड, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इंडिया का जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, मतलब फेडरल इन नेचर है। फेडरल इन नेचर मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, रिजिडिटी है, रिटन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, बाइकैमरलिज्म है। तो ये सारे फेडरल प्रिंसिपल्स हैं, तो फेडरल है फीचर्स, बट कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जैसे कि सेंटर स्ट्रांग है, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब यूनिटरी फीचर्स है। इसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, सो इधर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। इसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेफर किया है, दैट इज वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, where executives remain responsible to the parliament. The constitution establishes the parliamentary system at center and also in the states. इसके फीचर्स क्या हैं, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स हैं, मेजोरिटी पार्टी रूल है, प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप होता है, लोअर हाउस है का डिसोल्यूशन, ये सभी फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। फिर सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट की सॉवरेंटी है, sovereignty of parliament is associated with British parliament, जबकि जुडिशियल सुप्रीमेसी is associated with अमेरिकन सिस्टम। इंडिया का क्या है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी या जुडिशियल सुप्रीमेसी? तो समझना कि इससे सिंथेसिस ऑफ बोथ। तो इंडिया का पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया फॉलोज अ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेंटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग ओवर एंड अबव इवन द पार्लियामेंट। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेंटी है, ना ही पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, ना ही जुडिशियल सुप्रीमेसी है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेंटी की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। इसके बाद 7th पॉइंट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे है, उसके बाद हाई कोर्ट्स, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड अदर लोअर कोर्ट्स। And Supreme Court is the highest court of appeal and is the guarantor of the fundamental rights of the citizens and also guardian of the constitution. Highest court of appeal, guarantor of the fundamental rights and guardian of the constitution बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। इंडिया में कैसा है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है जो कि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज को इन्फोर्स करता है, प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि आर्टिकल 21 में लिखा है। जबकि यूएसए में क्या है, फेडरल लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशरी एंड द स्टेट लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट जुडिशरी एंड इट प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिया में है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल में लिखा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21, जबकि अमेरिका में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। जबकि इंडिया में है कि अगर लॉ बन गया है तो उसका बस प्रोसीजर देखो, प्रोसीजर ठीक है कि नहीं है। बट बाद में जाके मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी एस्टेब्लिश कर दिया गया था। सो इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली इन द रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इम्प्लिसिट है आर्टिकल 21 में ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, इसके बाद 8th पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स। तो इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एंड जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। इंडिया में डीपीएसपीज भी हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव्स हैं, ये प्रमोट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, डीपीएसपी, जबकि फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, एंड डीपीएसपी प्रमोट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। एंड फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में, डीपीएसपी है पार्ट 4 में। फंडामेंटल राइट्स को हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, जबकि डीपीएसपी को हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल इन नेचर है, जबकि डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब कि नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जबकि फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो डीपीएसपीज हैं इनको क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में, बट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्लासिफाई नहीं किया गया है। इट हैज बीन क्लासिफाइड ओनली फॉर लिटरेरी पर्पसेस इनटू 3 कैटेगरीज, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइडेड है, बट नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट ओनली फॉर लिटरेरी पर्पसेस, ध्यान देना। एम एम है डीपीएसपी का टू एस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। ये हो गया फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था इनिशियली, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। एंड किसके रिकमेंडेशन पे से इंसर्ट किया गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे से इंसर्ट किया गया था। एंड ये पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में डीपीएसपी, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसिएबल है। तो पहले जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें 10 फंडामेंटल राइट्स को ऐड किए गए थे, बट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, विच इज एजुकेशन प्रोवाइड करने का फंडामेंटल ड्यूटी। सेक्युलर स्टेट, ये हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सेक्युलर स्टेट की भी बात है। तो पहले जब प्रियम्बल था, हमारे प्रियम्बल जब था, उसमें सेक्युलर वर्ड नहीं मेंशन था, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 3 वर्ड्स को ऐड कर दिया गया। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स को ऐड कर दिया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स को ऐड कर दिया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो सेक्युलर वर्ड को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड कर दिया गया। एंड इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को दर्शाता है, मतलब किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को हम खंडित नहीं करेंगे, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। जबकि वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कहता है, एक कंप्लीट सेपरेशन कहता है बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट, जबकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। अभी कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो प्रमोट करते हैं सेक्युलरिज्म को? आर्टिकल 14, 15, 16, 25 to 30 और 44। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉज। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 25 to 28 जो कि रिलीजन के रिस्पेक्ट में है। आर्टिकल 29 एंड 30 जिसमें कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। एंड आर्टिकल 44 विच इज यूनिवर्सल सिविल कोड।
तो इसके बाद 12th पॉइंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को वोट करने का राइट है, जिनका भी 18 इयर्स हो गया है एंड अबव, उनको वोट करने का राइट है। बट पहले से 18 इयर्स नहीं था। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 21 इयर्स था ये लिमिट। 21 इयर्स के बाद ही आप वोट कर सकते थे। बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू 21 इयर्स को रिड्यूस करके 18 इयर्स कर दिया गया। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंड लोकसभा के इलेक्शंस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से ही वोटिंग होता है। इसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप। तो यूएसए में कैसा है कि स्टेट का अलग सिटीजनशिप होगा एंड कंट्री का अलग सिटीजनशिप होगा। यूएसए का अलग एंड उनके अलग जो 50 स्टेट्स हैं उनका अलग। बट इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है ऑल ओवर द कंट्री। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। फिर इंडिपेंडेंट बॉडीज है। इंडिया में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जिसे हम बोलते हैं बुलवार्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। बुलवार्क क्या होता है? तो इट इज अ सॉलिड वॉल लाइक स्ट्रक्चर बिल्ड फॉर डिफेंस और प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन या डिफेंस के लिए जो एक स्ट्रक्चर बना है उसे बोलते हैं बुलवॉक्स। तो बुलवॉक ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम कौन कौन से हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, एसपीएससी एंड सीएजी, इन्हें हम बोलते हैं बुलवॉक्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। यूपीएससी, एसपीएससी, इलेक्शन कमीशन एंड सीएजी। उसके बाद 15th पॉइंट, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं। क्यों है इमरजेंसी प्रोविजंस? टू सेफगार्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसके लिए है इमरजेंसी प्रोविजंस। इसमें कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 एंड 365 में, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360 में। इसके बाद है 3 टियर गवर्नमेंट इंडिया में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गया था पंचायत को, जो कि पार्ट 9 में है एंड शेड्यूल 11 में। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गया था, विच इज अंडर पार्ट 9A एंड शेड्यूल 12। एंड उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, विच इज अंडर पार्ट 9B। तो पार्ट 9 में है पंचायत, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज एंड पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 9 में पंचायत, पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 9 में पंचायत एंड शेड्यूल 11 में पंचायत, पार्ट 9A एंड शेड्यूल 12 में म्यूनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B में। ठीक है। आर्टिकल 40 में भी अगर आप देखोगे डीपीएसपी, तो उसमें भी विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है आर्टिकल 40 में, विच इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर देखें तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रिकॉग्निशन मिला। 2011 जब गौतम गंभीर ने 91 बनाया था, 97 बनाया था तभी। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रिकॉग्निशन मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। अच्छा, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्ड कहाँ कहाँ मेंशन्ड है? वर्ड्स बहुत जगह मेंशन्ड है, बट कहाँ कहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की गई है? आर्टिकल 19, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फंडामेंटल राइट दिया गया है। आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है उसके अंदर स्पीच एंड एक्सप्रेशन है एक, तो 19 में। दूसरा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है। फिर राइट टू मूव है, राइट टू असेंबल है, राइट टू रिसाइड है एंड राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन है। तो इसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आप फॉर्म कर सकते हो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन में। ठीक है। फिर आर्टिकल 43B में डीपीएसपी में भी राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। इसके बाद पार्ट 9B जैसा मैंने बताया, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया है। इसके बाद सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से ली गई हैं ये समझना होगा। सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सभी कुछ याद नहीं रख सकते, बट जो इंपॉर्टेंट है उसे याद रखना पड़ेगा। इमरजेंसी प्रोविजंस, फेडरल स्कीम, ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया है। इसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या उठाया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाई कैमरलिज्म, प्रेरोगेटिव रिट्स, ये हमने उठाया है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। प्रेरोगेटिव रिट्स, बाई कैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, ये सब हमने उठाया पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ब्रिटिश पार्लियामेंट से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया है फंडामेंटल राइट्स। फिर इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है वो, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूएस से ही उठाया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू भी हमने उठाया यूएस से। तो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने उठाया यूएस से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने उठाया वो डीपीएसपी एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा वो हमने उठाया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड डीपीएसपी ऑब्वियसली। एंड राज्यसभा में कुछ जो मेंबर्स को हम नॉमिनेट करते हैं वो भी हमने आयरिश से ही उठाया है। इसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या उठाया? फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने उठाया कनाडा से, कि फेडरेशन है बट सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया। फिर रेसिडुअरी पावर्स हम लोग सेंटर को देंगे, ये कैनेडियन से उठाया, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो कि सेंटर को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो रेसिडुअरी पावर जाएगा सेंटर के पास, तो ये हमने कनाडा से उठाया। फिर जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या उठाया? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट अगर आएगा, कंकरेंट लिस्ट हमने कहां से उठाया? ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उठाया? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब फंडामेंटल राइट, जब इमरजेंसी लगता है तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होता है, ये हमने वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, मतलब जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसएसआर से हमने उठाया है फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड जो जस्टिस का जो प्रिंसिपल है इन द प्रीएम्बल, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, वर्ड है, ये हमने यूएसएसआर से उठाया। फ्रेंच से हमने उठाया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, ये जो वर्ड है रिपब्लिक एंड लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने उठाया है फ्रेंच से। जबकि जस्टिस उठाया है यूएसएसआर से, दैट इज रशिया। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठाया? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करेंगे उसका प्रोसीजर हमने उठाया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जबकि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी कैसे होगा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैसे इलेक्ट होंगे, ये हमने साउथ अफ्रीकन से उठाया। जबकि नॉमिनेशन जो था, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये आयरिश से उठाया। जबकि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा साउथ अफ्रीकन से। तो साउथ अफ्रीकन से दो चीजें उठाई, एक तो प्रोसीजर फॉर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या उठाया? द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये हमने उठाया है जापानीज से। रूल ऑफ लॉ हमने उठाया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन्ड है, बट मेनका गांधी केस के बाद ये हम बोलते हैं कि ये इम्प्लिसिट है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हो गया। इसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्फ्लुएंस्ड है। स्ट्रक्चरल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्फ्लुएंस्ड है। फिलोसॉफिकल पार्ट दैट इज फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। जबकि पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड है। इसके बाद रूल ऑफ लॉ के बारे में एक बार पढ़ लेंगे। रूल ऑफ लॉ में तीन प्रिंसिपल्स हैं। एवी डाइसी एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे, इन्होंने ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट बनाया था। इसमें क्या है, तीन पावर्स हैं। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दैट इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। मतलब इन्होंने बोला कि किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो या ना ही पनिश कर सकते हो अगर उसने लॉ का उल्लंघन नहीं किया है तो। So this in essence means that no person can be arrested, punished or be lawfully made to suffer in body or in goods except by the due process of law.
तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही आप उसको कुछ भी करोगे, अरेस्ट करोगे या जो भी कार्रवाई करोगे वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही करोगे एंड लीगल मैनर में ही करोगे, एंड जब तक ब्रीच नहीं होगा तब तक आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हो। ये इंडिया पे लागू होता है रूल ऑफ लॉ में पहला प्रिंसिपल, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ या फिर एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। सेकेंड आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें क्या लिखा गया है कि देयर विल बी इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉज फॉर ऑल द सिटीजंस, ऑल द क्लासेस, चाहे कोई किसी भी क्लास का हो, वो लॉज के नजर में इक्वल है। थर्ड आता है इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स क्या है, तो इसमें क्या कहता है कि जुडिशियल डिसीजंस जो हैं उससे राइट्स बनते हैं। तो ये जो थर्ड वाला है ये इंडिया पे लागू नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही सुप्रीम है, जुडिशियल डिसीजन सुप्रीम नहीं है, इंडिविजुअल राइट सुप्रीम नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ अप्लाइज टू इंडिया, जबकि इंडिविजुअल राइट्स, ये वाला जो थर्ड जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का, ये दिस डजंट अप्लाई टू इंडिया, टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ लॉ, कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि नॉन आंसरेबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, जब वो अपनी ड्यूटीज और पावर्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आंसरेबल नहीं होते, तो नॉन आंसरेबिलिटी। सेकंड, इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो नो क्रिमिनल केस कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग द टेन्योर। सेकंड और थर्ड, सिविल प्रोसीडिंग, जब भी सिविल प्रोसीडिंग होगा तो नोटिस पीरियड देना पड़ेगा 2 महीने का, तो अ 2 मंथ नोटिस पीरियड मस्ट बी सर्व्ड बिफोर इनिशिएटिंग अ सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ एक्सेप्शंस मिले हैं रूल ऑफ लॉ में, तो ये है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब